Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am and this is our daily news analysis session जिसमें हम सारे वो न्यूज़ पे फोकस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है राइट। तो आज के टुडे इज़ 13th जुलाई एंड आज के जो न्यूज़ आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आए हैं बी इट इन हिंदू बी इट इन इंडियन एक्सप्रेस तो उनको हम डिस्कस करने की ट्राई करेंगे इस सेशन में। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल which was in news today and this is related to the Air India crash। तो जो थोड़े दिन पहले एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बारे में है। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिपोर्ट, तो ये याद रखना है। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर होके आई हैं कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी देन ओनली वी वुड बी श्योर कि क्या यही कॉज था, बट अभी क्या है कुछ प्रोबेबल कॉजेज़ के ऊपर जो है इस रिपोर्ट में दे हैव थ्रोन लाइट, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं राइट। एज वी ऑल नो ब्लैक बॉक्स जो है रिकवर हो गया था फ्लाइट से एंड उसको उसकी क्या है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एंड उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत हमें कुछ चीज़ें पता लगी हैं, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या हुआ था, व्हाट हैज़ हैपेंड, एज यू रिमेंबर ऑन, कलर चेंज कर लेते हैं तो जून 12 को क्या है एयर इंडिया का 787/8 जो फ़्लाइट है वो जो अहमदाबाद से टेक ऑफ करके लंदन जानी थी वो क्रैश हो गई थी राइट। तो ये एयर इंडिया की फ़्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो क्रैश हो गई थी, जिसमें अराउंड 260 पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी राइट। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ चल रही है अभी उस व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीज़न, उसी को समझने के लिए क्या है एक रिपोर्ट आई है। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये याद रखना है। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें जो समझ में जो अभी तक कारण ये आ रहा है दैट बोथ द इंजन्स का जो फ्यूल सप्लाई स्विच है वो कट ऑफ हो गया था। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करी विद इन 1 सेकेंड ओनली क्या है जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो इंजन का जो फ्यूल सप्लाई स्विच है वो रन मोड से टर्न होके कट ऑफ मोड पे चला गया, जिसकी वजह से क्या है जो फ्यूल का सप्लाई है इंजन्स को कट हो गया राइट। अब ये क्यों हुआ, तो कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है उसमें ये वॉइस भी सुनने को मिली है दैट वन पायलट इज़ आस्किंग द अदर दैट वाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल राइट। तो दूसरे पायलट ने क्या रिप्लाई किया था दैट आई डिड नॉट। उसके बाद उन्होंने मेडे कॉल किया था राइट। मेडे कॉल कब करते हैं, जब इमरजेंसी होती है राइट, तो दे कॉल फॉर मेडे। तो ये समझ में आया है अभी कि वो जो फ्यूल सप्लाई का जो स्विच था वो रन मोड से कट ऑफ मोड पे जो है चेंज हो गया था विद इन अबाउट 1 सेकेंड ऑफ द टेक ऑफ द फ्लाइट। अब ये रन से कट ऑफ मोड पे कैसे मूव हो गया, दैट इज़ समथिंग जो रिपोर्ट अभी क्लैरिफाई नहीं कर रही है कि वो जो स्विच रन मोड से कट ऑफ मोड पे चला गया जिसकी वजह से क्या है फ्यूल का सप्लाई कट हो गया, क्या वो इंटेंशनल था, क्या वो एक्सीडेंटल था, या कोई वो मैकेनिकल फेलियर था इन द एरोप्लेन की, कुछ देयर वाज सम फॉल्ट इन द एरोप्लेन उसकी वजह से था, या एक्सीडेंटली हो गया, या इन वॉट एवर कुड बी द रीज़न। अभी उसके बारे में दिस रिपोर्ट इज़ नॉट क्लैरिफाइंग बिकॉज दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। देन कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से ये प्रूव हो सके कि कोई बर्ड स्ट्राइक किया है या जो है प्लेन के साथ कोई सैबोटाज किया गया है, या फिर कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फॉल्ट जो फॉल्ट है उसका भी कोई अभी एविडेंस नहीं मिला। सो क्लियर कट अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा दैट वाई। अभी हमें वन थिंग इज़ क्लियर दैट फ्यूल कट ऑफ हो गया था। फ्यूल कट ऑफ क्यों हो गया था, क्योंकि जो फ्यूल का जो सप्लाई का स्विच है इट हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम रन टू कट ऑफ मोड, बट ये कैसे स्विच मूव हुआ दैट इज़ समथिंग वी आर नॉट क्लियर राइट। तो उसके लिए क्या है वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट जब तक आएगी तब वी विल गेट द प्रॉपर क्लैरिटी दैट वाई दिस थिंग हैज़ हैपेंड राइट। तो अभी क्या है, अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही समझ आया दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज। द प्रोबेबल कॉज इज़
फ्यूल कट ऑफ, जिसकी वजह से ये जो प्लेन है क्रैश हो गया, राइट। तो वी विल वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट एंड देन ओनली वी कैन लाइक विद श्योरिटी कैन टेल कि व्हाट कुड बी द रीज़न, राइट। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट न्यूज़ में थी, तो आई थॉट वी शुड डिस्कस दैट। इसको अभी दे आर सेइंग दैट डू नॉट टेक इट एज अ फाइनल रिपोर्ट। सो दिस इज अनदर न्यूज़ आर्टिकल उसी से रिलेटेड दैट डू नॉट जम्प टू कंक्लूजन्स, फाइनल रिपोर्ट इज अवेटेड। सो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इज सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू jump to any conclusion because it is very immature to draw any conclusion based on this preliminary report. So we have to wait for what? Final report का wait करना चाहिए, right? Because final report will give the more clarity regarding this issue. So I hope this news is clear. Let's move to the next news article. This is related to the Indian economy and particularly to the credit sector of the economy. अभी एक जो है सर्वे कंडक्ट किया गया एंड उसके डेटा में कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। उसमें एक चीज़ समझ में आई दैट कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स तो बहुत देर से चल रहे हैं एंड उसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ भी बहुत है कि अब कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 96% ऑफ पीपल हैव बैंक अकाउंट्स। तो ये एक अच्छी बात है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। बट व्हाट इज़ द इशू जो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, दिस रिपोर्ट इज़ सेइंग दैट अभी भी लोग जो है रिजॉर्ट कर रहे हैं टू द इनफॉर्मल क्रेडिट, विच इज़ समथिंग विच इज़ वरीसम, राइट। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, दैट यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम बोरोइंग मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, यू आर बोरोइंग फ्रॉम रिलेटिव्स फंड्स, राइट, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों से आप क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर से यू आर स्टिल बाइंग। मतलब 96% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल दिस फाइनेंशियल सिस्टम, बट दे आर नॉट रिजॉर्टिंग टू द फॉर्मल मीन्स ऑफ क्रेडिट। बैंक से लोन लेना, NBFC से लोन लेना, उस तरफ जो है झुकाव बहुत कम है, राइट। इससे अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है दैट व्हेन वी आर मूविंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट, वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे और जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो आप उसको रीपे करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट तो आपको उसको रीपे करने के लिए यू हैव टू लाइक व्हाट, रीबोरो। इस तरीके से क्या है, यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन अ विशियस साइकिल ऑफ डेट। आप डेट साइकिल में फंस जाओगे। आपकी इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, जब आप मनी लेंडर को पैसे वापस नहीं कर पा रहे हो तो दे ऑल्सो व्हाट, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करते हैं एंड इनडायरेक्टली जब आप पे नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या है, उस प्रॉपर्टी को आपकी को जो है दे टेक ओवर यू। सो मोस्ट ऑफ टाइम लैंड इज़ एज अ प्रॉपर्टी और हाउस इज़ एज अ प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, वो भी आपकी उसमें चली जाती है। सो एक बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होती हैं एंड व्हेन द पर्सन इज़ नॉट एडुकेटेड मच या उसको इकोनॉमिक्स की इतनी समझ नहीं है तो क्या है, वहाँ भी उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, राइट, बाय शोइंग रॉन्ग कैलकुलेशंस एंड वो सब चीज़ें। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो इनफॉर्मल सेक्टर में जब आप अभी भी रिलाई कर रहे हो तो दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में सोचना चाहिए दैट वाई स्टिल पॉपुलेशन इज़ रिजॉर्टिंग टू इनफॉर्मल क्रेडिट। अब क्यों रिजॉर्ट करें, बिकॉज इट इज़ ईजी टू गेट। अब बैंक से लोन करने के लिए क्या, देयर इज़ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए प्रॉपर, देन इट टेक्स टाइम, इजी लोन नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, लोग क्या है इजी वे को चूज़ कर लेते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो वेरियस रीज़न की वजह से इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ मूव करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट कुड ऑल बी द रीजंस फॉर मूविंग
टूवर्ड्स इनफॉर्मल क्रेडिट, क्यों मूव कर रहे हैं, उसका रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीजंस, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो क्या न्यूज़ में, ये न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डेटा रिलीज़ हुआ है, उसने बताया दैट हाउ इंडियाज़ पुअर एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड, तो जितना लोअर इनकम क्लास और पुअर जो सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, दे आर रिजॉर्टिंग टू इनफॉर्मल वेज ऑफ बोरोइंग विच इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। अभी हमने डिस्कस किया दैट वहाँ पे क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बाद में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पे करना, राइट। सो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बहुत एक्सपेंसिव है, इनफॉर्मल, सो एक्सप्लॉयटेटिव है। अब क्या है, एक जो डेटा आया है 2018 से लेके 2022-23 का, उसमें ये देखने को गया है दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो जो हैं बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो इससे बोरो कर रहे हैं, तो वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय 4.2%, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस रिलायंस ऑन द फॉर्मल सेक्टर इज़ डिक्रीजिंग फर्दर, राइट। एंड ये जो है लोअर इनकम कैटेगरी जो मंथली एनुअली 2 to 5 लाख अर्न करते हैं, उनमें भी ये ट्रेंड देखने को मिला है दैट पुअर प्लस लोअर इनकम कैटेगरी जो पॉपुलेशन है, दीज कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन आर रिजॉर्टिंग टू द इनफॉर्मल मीन्स ऑफ दिस बोरोइंग। सो दिस इज डेटा जो इस न्यूज़ ने पब्लिश किया है दैट इवन आफ्टर 96% ऑफ पीपल हैविंग बैंक अकाउंट स्टिल दे आर रिजॉर्टिंग टू द इनफॉर्मल क्रेडिट। सो दिस शोज़ दैट अभी भी हमें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। एंड ईजी लोन प्रोवाइड करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट को और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज व्हेन यू आर बोरोइंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड इट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, राइट। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एंड दिस इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू a Namibian cheetah which has recently died in the Kuno National Park. The first of all Kuno National Park का location mostly UPSC sometimes ask जो भी protected areas न्यूज़ में होते हैं उनका लोकेशन geography based questions भी आ जाते हैं, right. So Kuno National Park is where it is in मध्य प्रदेश। रिसेंटली वहाँ पे क्या है, एक नामीबियन चीता 8 years old नामीबियन चीता की डेथ हो गई है, राइट। तो ड्यूरिंग हर हंटिंग शी गॉट लाइक दिस सम इंजरीज एंड देन वो इंजरीज की ट्रीटमेंट के दौरान जो है चीता की डेथ हो गई। शी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दोज इंजरीज, राइट। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस चीता। सो बेसिकली प्रोजेक्ट चीता रीइंट्रोडक्शन स्कीम गवर्नमेंट की चली थी, बिकॉज इफ़ यू सी इट इज़ टॉकिंग अबाउट नामीबियन चीता। सो अफ्रीका से इंडिया में चीतास रीलोकेट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? बिकॉज इंडिया में जो चीताज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो 1952 में क्या है, इंडिया में एशियन चीताज जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे, राइट। तो अब गवर्नमेंट ने क्या है, तो उनको री इंट्रोड्यूस किया है अंडर द प्रोजेक्ट चीता री इंट्रोडक्शन, राइट। तो इसमें क्या किया है, सम चीतास आर व्हाट इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका एंड दे आर देन रीलोकेटेड इन द सूटेबल हैबिटेट्स। तो बहुत सारी डिस्कशन और डिबेट और एनालिसिस के बाद में ये डिसाइड किया गया दैट कूनो नेशनल पार्क इज़ अ राइट सूटेबल हैबिटेट फॉर द अफ्रीकन चीतास। तो उनको कूनो नेशनल पार्क में मूव किया गया था, राइट, विद द इंटेंशन टू promote the biodiversity and ensure that there is a ecological balance in the environment, right. तो उसी एजेंडा के तहत तो जो चीताज हैं इनको रीलोकेट किया गया था फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया, राइट। एंड अभी क्या है,
ये भी याद रखना, दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल वाइल्ड कार्निवोर्स ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। ये एज अ स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है, तो आपने याद रखना है कि ये दुनिया का पहला ऐसा कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है जो इंटर कॉन्टिनेंटल है। सो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका से एशिया, राइट। सो इंटर कॉन्टिनेंटल है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ समथिंग जो हम पढ़ सकते थे इस न्यूज़ से। देन दिस इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू द जजमेंट जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी को बोला है दैट योर एंटी रैगिंग सिस्टम हैज़ अटरली फेल्ड, हाईलाइटिंग दैट एवरी ईयर मोर देन लाइक 10,000 स्टूडेंट जो हैं सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में। तो उसको एंड जिसका मोस्ट मैक्सिमम ऑफ जो है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम है जो रीज़न होता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, वो उसमें एक रैगिंग भी जो है एक बहुत बड़ा कॉज निकल के आ रहा है ऑफ द स्टूडेंट सुसाइड्स इन इंडिया, राइट। तो उसका एक कॉज निकल के आ रहा है। तो दैट इज़ वाई दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ सेड टू द यूजीसी दैट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली in this regard, and you are not taking stringent steps to address the ragging culture in the country, right। तो उसी के तहत ये न्यूज़ जो है हमें पढ़नी है, राइट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट causes of students to suicide, that or how ragging system is leading to increase suicide rate in the students। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में, राइट। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमने जाना है। सो डेटा जो रिलीज़ हुआ है वो हमें पढ़ना है थोड़ा सा। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया जिसमें बताया दैट स्टूडेंट्स अकाउंट 7.6% और अप्रॉक्सीमेटली 13,000 जितने भी इंडिया में सुसाइड्स हो रहे हैं, टोटल सुसाइड्स का 7.6% इज़ द स्टूडेंट सुसाइड रेट्स, एंड दिस इज़ मोर देन द फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर का कंबाइंड अगर उनकी काउंटिंग करें तो उससे भी ज़्यादा है। तो मोस्टली दिमाग में आता है दैट फार्मर सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ लाइक हार्श रियलिटी जिसको देखना चाहिए दैट स्टूडेंट सुसाइड रेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई इन द कंट्री, 7.6%। और अगर जो है नंबर्स की फॉर्म में देखें तो मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स आर like resorting to suicides in India every year। So this is a data which is not very healthy। इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब एक और रिपोर्ट आई है नेशनल मेडिकल कमीशन की जिसमें उन्होंने सर्वे किया 37,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, एंड इस रिपोर्ट में उनको क्या पता चला इस रिसर्च में दैट 31% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सुसाइडल थॉट्स, जिसमें से 4.4 तो ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। सो you can see that there is a huge mental health crisis going in the student community। तो student पे बहुत there is a high pressure of scoring good grades, right, high pressure of scoring good grades। then there is family pressure to score good। हर पेरेंट ही चाह रहा है कि हमारा बच्चा ही फर्स्ट आए, तो क्या है वो एक फैमिली प्रेशर है। देन देयर इज़ अ इकोनॉमिक प्रेशर जिसमें हर स्टूडेंट चाह रहा है दैट आफ्टर लाइक क्या है उनको क्या है ही और शी हैज़ टू बिकम बिकम द अर्निंग हैंड ऑफ द फैमिली, तो इकोनॉमिक प्रेशर है, राइट। देन रैगिंग इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न विच इज़ क्रिएटिंग अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रैगिंग के नाम पे हो रही हैं जो क्या है स्टूडेंट्स को डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरफ पुश कर रही हैं, राइट। सो ऐसी कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की एंटी रैगिंग पॉलिसी आई थी, राइट। अब हमने समझना है कि व्हाट इज़ दिस यूजीसी की एंटी रैगिंग पॉलिसी विच हाई कोर्ट इज़ सेइंग दैट इट इज़ अ फेलियर।
हाई कोर्ट इज सेइंग दैट आपकी एंटी रैगिंग पॉलिसी का कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है, बिकॉज हर साल जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है बढ़ रहा है. सो व्हाट आर यू डूइंग ऑन द नेम ऑफ एंटी रैगिंग पॉलिसी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी सब्सटेंशियल. तो अभी देखते हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं यूजीसी अंडर देयर एंटी रैगिंग पॉलिसी. तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दिस एंटी रैगिंग पॉलिसी का? टू रिमूव द मेनांस ऑफ रैगिंग फ्रॉम ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री. तो रैगिंग को ऑफ ऑल फॉर्म्स को एलिमिनेट करना फ्रॉम द कॉलेजेस, राइट. देन यूजीसी की रेगुलेशंस में रैगिंग की डेफिनेशन भी दी है. तो रैगिंग किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा कंडक्ट किसी एक स्टूडेंट द्वारा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द्वारा जो किसी दूसरे स्टूडेंट को, जो कि इससे फ्रेशर है या जूनियर है, तो एक ऐसा कोई भी कंडक्ट जो एक स्टूडेंट द्वारा या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा फ्रेशर पे या अपने जूनियर स्टूडेंट्स पे किया जाए, जिसकी वजह से उसको कोई फिज़िकल हार्म हो रहा है या फिर उसको साइकोलॉजिकल, मतलब कि उसको मेंटल हार्म हो रहा है, उसमें कोई फियर का फैक्टर जो है क्रिएट हो रहा है, या उसको एम्बैरसमेंट, शेम जो फील हुई आपके किसी भी कंडक्ट की वजह से, राइट, जो उसको साइकोलॉजिकल डैमेज की तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी को रैगिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, राइट. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आप किसी को वर्बली बोल के अब्यूज़ कर रहे हो, नेम कॉलिंग की आप लोगों के जो है मोस्टली सीनियर्स के एंड जूनियर्स के फनी एंड उनको टीजिंग नेम्स रख देते हैं, राइट. आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो, पब्लिक इंसल्ट, या उनके अकेले में जो है ह्यूमिलेशन कर रहे हो. यू आर थ्रेटनिंग देम और यू आर डूइंग फिजिकल असॉल्ट, या आप फोर्स एक्टिविटीज़ करवा रहे हो जिसमें क्या स्ट्रिपिंग हो जाता है, डांसिंग करवा रहे हो. आप उनको क्या है, आइसोलेशन बहुत कॉमन हो गया है कि आप उनको किसी रूम में बंद कर देते हो एंड उसमें क्या है पूरा दिन उनको बंद करके रख दिया, राइट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रैगिंग के नाम पे हो रही है. यू आर ह्यूमिलेटिंग देम, आप उनको साइबर बुलिंग करें, मतलब आप उनको सोशल मीडिया के थ्रू बुली कर रहे हो, राइट. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे क्या है किसी का फिज़िकल और मेंटल जो ब्रेकडाउन हो, वो सब क्या है रैगिंग की कैटेगरी में आएगा. सो रैगिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसको यूजीसी ने डिफ़ाइन किया है अपनी गाइडलाइंस में, राइट. एंड अब इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है? व्हाट इज़ द लीगल जो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहा है टू दिस एड्रेस दिस रैगिंग मेनांस इन द कंट्री. तो यूजीसी की गाइडलाइन आई हुई है, राइट, 2019 में. एंड दीज गाइडलाइंस आर बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड ये यूजीसी की जो रेगुलेशंस है रिलेटेड टू द एंटी रैगिंग, ये सारे इंस्टीट्यूशंस में एप्लीकेबल है, बी इट प्राइवेट, बी इट गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस. तो जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में क्या है ये यूजीसी की एंटी रैगिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं, राइट. तो ये चीज़ याद रखनी है. देन यूजीसी सेइंग दैट यू हैव टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर की एक्टिविटी जो है कोई रैगिंग हो रही है आपके इंस्टीट्यूट में या नहीं हो रही. उसके लिए क्या है इंस्टीट्यूशन को, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलर रिपोर्ट सबमिट करवानी है रिलेटेड टू दिस थिंग कि क्या वो इंस्टीट्यूशन स्टेप ले रहा है टू स्टॉप रैगिंग, टू प्रिवेंट रैगिंग इन देयर इंस्टीट्यूशन. तो इंस्टॉल करने उनको सीसीटीवी कैमरास, फ्रेशर्स की मेंटरिंग करनी है, कंप्लेंट बॉक्स लगाने हैं कॉलेजेस में जिसमें क्या है जो अगर किसी के साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है तो दे कैन पुट देयर कंप्लेंट इन दैट बॉक्स, राइट. तो ये सब एज अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है. देन देर इज़ अ ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ऑल्सो जिसमें क्या है यूजीसी का एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है. देर इज़ अ वेबसाइट ऑल्सो जहाँ पे आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. तो ये सब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है. बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देर इज़ नॉट द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. कॉलेजेस में क्या है देर आर नॉट सीसीटीवी कैमराज एग्जिस्टिंग एट एवरी प्लेस. तो देर आर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं.
and students know those blind spots and they harass the juniors at that blind spots. तो ऐसे सारे कुछ जो है there are some loopholes जो जिनको वो क्या है एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, एंड जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है उसको भी क्या है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. एंड सबसे ज़रूरी है इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस among the students, be it freshers and be it seniors. Seniors को भी sensitize करने की ज़रूरत है that you should not push and indulge into activities on the name of रैगिंग कि आप फ्रेशर्स को इतना ही प्रेशराइज कर दो कि उनको फिजिकल मेंटल ब्रेकडाउन हो जाए. एंड फ्रेशर्स ऑल्सो नीड टू बी मेड अवेयर अबाउट देयर राइट्स, that they have the right to complaint and they can also report online, right? तो ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस करने की ज़रूरत भी है. so this is also something which is needed, but most importantly sensitization of the seniors is needed, that there should be a culture कि जहाँ पे आप cordial environment create करो, because universities and colleges are the places जहाँ पे आपने सीखना है. अगर वहाँ पे दे आर द टेम्पल्स, दे आर द एजुकेशन टेम्पल्स ऑफ द कंट्री, एंड वहाँ पे नॉलेज शुड बी द समथिंग जो सुप्रीम रूल करे. एंड अगर वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वी नीड टू थिंक कि हम किस सोसाइटी की तरफ मूव करें. सो सेंसिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे ये क्या है इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है इन अ बेटर वे. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस रैगिंग इशू विच इज़ गोइंग ऑन. एंड लास्ट जो न्यूज़ आज की इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू अ अपॉइंटमेंट. सर्टन अपॉइंटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड एज वन लाइनर. एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं, राइट? एंड वन डे एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? तो उसने आपने याद रखना है दैट फर्स्ट टाइम अ वुमेन हैज़ बीन नेम्ड एज द DG ऑफ RPF. What is RPF? Railway Protection Force. And who is she? She is Sonali Mishra. So Sonali Mishra ji has been appointed as the Director General of Railway Protection Police. So this appointment has been approved by Cabinet Appointment Committee on of Cabinet. तो उन्होंने ये अप्रूव किया है. सो दिस इज़ द अपॉइंटमेंट जो आपने याद रखना है. एंड शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट विमेन टू लीड द RPF. सो हाईएस्ट पोजीशन पे अभी वुमेन फर्स्ट टाइम आई है इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसीलिए आपने याद रखना है. इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइए. दैट शी इज़ अ 1993 बैच की जो है IPS ऑफिसर है ऑफ MP कैडर, राइट? एंड उनकी एंड शी विल टेक चार्ज फ्रॉम July 31st, and she will be the first women officer to head the Railway Protection Force, which is and what is the work of Railway Protection Force? It is entrusted with the responsibility of security of railway property, passengers, among other duties, right? तो ये सारे काम करने, right? तो ये आपने याद रखना that she is going to be the first DG of the RPF. एंड इनके बारे में और भी चीज़ जो लिखी है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन कमांडर टू हेड द BSF अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. तो ये भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पास्ट में होल्ड करी थी. सो व्हाट हु इज शी इज़ सोनाली मिश्रा. सो आई होप दिस इज़ समथिंग जो आप याद रखेंगे. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अलग से. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का एक अलग से पेज लगा सकते हैं अपनी करंट अफेयर की नोटबुक में, जिसमें आप सारी अपॉइंटमेंट एक साथ नोट डाउन करते हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज आफ्टर मंथ की कौन कौन सा सारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ इस मंथ में. सो ये सारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. आई होप किसी न्यूज़ में भी कोई डाउट नहीं है. इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. And thank you for your time, student. Please share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day.